हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पलक स्टडी रूम। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में भौतिक विभाजन के सेकेंड पार्ट की। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर क्लास के अगले दिन प्रोवाइड कराई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में हमने जो है वो सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत मध्य भारत का जो पठार है उसका डिस्कशन किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम बुंदेलखंड एवं मालवा प्लेटू के बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे सिलेबस है जिसमें से हमने मध्य भारत का जो पठार है इसे कवर कर लिया है। तो ये हिस्सा जो है आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है। आगे बात करते हैं। अगर हम PYQ की बात करें तो रिसेंट 2026 में 2 मार्कर का एक प्रश्न आया है जो कि है विंध्याचल से निकलने वाली चार नदियां। तो ये जो प्रश्न है वो आया हुआ है 2026 में। दस नंबर का एक प्रश्न जो कि 200 वर्ड्स का है जो है सतपुड़ा की सतपुड़ा की भौगोलिक विशेषताएं। तो सतपुड़ा की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जो प्रश्न है वो है इस प्रकार से। 2026 में इस चैप्टर से 2 PYQs पूछे गए हैं। विंध्याचल से निकलने वाली 4 नदियां और सतपुड़ा की भौगोलिक विशेषताएं। तो ये जो दोनों ही प्रश्न हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और इन प्रश्नों को टैकल करने के लिए आपको
इनफ डाटा प्रोवाइड कराया जाएगा। कॉन्सेप्ट आपके मैं कोशिश करूंगी कि आपके बहुत बेहतर हो, जिससे आप सटीक मैप, उनकी अवस्थिति कैसे लिखना है और उसके बारे में जितनी भी बेसिक जानकारी है वो आप दे पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे बुंदेलखंड प्लेटू या बुंदेलखंड के पठार के बारे में। तो सबसे पहले ये मैप में आप देख सकते हैं बुंदेलखंड प्लेटू। तो बुंदेलखंड का जो पठार है वो ये है बुंदेलखंड का पठार, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। आप इसकी जो लोकेशन देख पा रहे हैं, उत्तर पूर्वी एरिया में जो है वो है, ईस्ट और ए रहा नॉर्थ। तो जैसा कि इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन जो है वो मध्य उत्तर पूर्वी भाग में है। तो जो इसका नेचर है या शेप जो इसका है वो अर्धचंद्राकार है। ये है इसका जो ये इसका अर्धचंद्राकार स्वरूप इस प्रकार से है, कुछ ऐसे ये है, हाफ शेप्ड मून के हिसाब से में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं इस मैप पे, जहां पर आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि इसकी जो लोकेशन है वो किन के मध्य। किसी भी पठार की लोकेशन को क्लियर करने के लिए कि उसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट में क्या है, आपको सिंपल उसकी लोकेशन को याद रखना है। रटने या उसे मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लोकेशन का पता है तो आप उसे आसानी से पता कर सकते हैं। तो मैप में आप ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये है इसका पश्चिमी इलाका। और जैसा कि पहले हमने देखा था कि जो ये वाला रीजन है, ये ये क्या है, तो ये मध्य भारत का इलाका है। तो यहाँ पे हमें एक पठार देखने को मिलेगा, जिसका जो नाम हमें है वो देखने को मिल जाएगा मध्य भारत का पठार। तो ये इसकी कौन सी साइड है, तो ये जो है वो इसका जो है वेस्टर्न साइड हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मध्य भारत का पठार इसके पश्चिम में स्थित है। वहीं ये है इसका पूर्वी इलाका। यहाँ पे क्या है, तो ये है ईस्टर्न साइड, और इस साइड में हमें देखने को मिल जाएगा रीवा, पन्ना प्लेटू। तो ईस्ट साइड में इसके जो है वो रीवा पन्ना का पठार आपको देखने को मिल जाएगा। और ये यहाँ से ये जो रीजन है,
ये रीवा पन्ना का पठार है जो कि इसके ईस्ट साइड में है। ये है इसका मुझे मैप में चीजें क्लियर करना ज्यादा सही लगता है, क्योंकि ऐसे में आपको पता चलता है। आपको सिर्फ रट्टा मरवाने के लिए तो नोट्स काफी होते हैं, बट व्हाट आई वांट यू टू मेक अंडरस्टैंड दैट कि कहाँ पे क्या सिचुएटेड है, लोकेटेड है, और उसे आप ऐसे मतलब क्विक आपके दिमाग में उसकी छाप जो है वो आ जाए कि अच्छा इसके नीचे ये होगा। तो ये जो जगह हम देख रहे हैं, इसका जो सदर्न एरिया है इसका, और ये जो रीजन है कौन सा है, तो हमने पिछली क्लास में भी इन सब जगह को अच्छे से, इन सारे डिविजन्स को लोकेट किया था। तो ये है, यहाँ से ये जो है वो ये जो है वो मालवा का रीजन है। as we know कि ये है मालवा, तो इसके जो नीचे है वो मालवा हो जाएगा। अब आता है इसका नॉर्थ एरिया, तो ये नॉर्थ है। अब इसके हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। एक तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, या यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे है यमुना, या यहाँ पर देखिए मिल जाएगा यमुना प्लेन, या यमुना का जो है वो मैदान। तो अब आप इस मैप में इसकी जो लोकेशन है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो लोकेशन यहाँ पे आपको यहाँ पे जो बाउंड्रीज दी हुई है, जैसे यमुना का मैदान, इसका जो है नॉर्थ सीमा बनाएगा, साउथ में मालवा प्लेटू, ईस्ट में रीवा पन्ना का पठार, और पश्चिम में मध्य भारत का पठार या राजस्थान भूमि। तो ये इस मैप से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से इसकी जो बाउंड्रीज है वो डिसाइड होंगी। इसका जो है 24/6 से लेके 26/22 नॉर्थ लैटिट्यूड, और 77/51 से लेकर 82 डिग्री 20 ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है, या पूर्वी देशांतर में यह अवस्थित है। अगेन इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको जब हम मीन्स में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में, मालवा के दक्षिण और यमुना के मैदान के मध्य अवस्थित पठार है। तो इसको हम इस तरीके से लोकेट करेंगे, ना कि इसका जो एक्सटेंट है वो देशांतर और अक्षांशों के माध्यम से, क्योंकि वो आपको याद होगा नहीं, तो उसका प्रेशर नहीं लेना आपको। अब इसकी जो हाइट है, एलिवेशन, तो 300 से लेके 400 के मध्य। अगेन नॉट इम्पोर्टेंट। अगर 200 शब्दों में आपको आंसर लिखना है तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है, लेकिन आप अप्रोक्स उसका लिख सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर में आपको याद होना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है सिद्ध बाबा, 1172 मीटर ऊंची है, और दतिया जिले में अवस्थित है। ये एरिया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 23,733 वर्ग किलोमीटर। 7.7 का जो है अप्रोक्सीमेटली एरिया ये कंटेन करता है।
यानी सेकेंड स्मॉलेस्ट एरिया है ये। अब यहाँ पे ये जो संरचनाएं बनी है उनको थोड़ा सा आपको मैप पे लेके चलेंगे। ये है आपका बुंदेलखंड। तो आपको जैसे पता है कि ये जो है वो इधर सागर का एरिया हमें देखने को मिल जाएगा, यहाँ कहीं पर है स्थित सागर। क्योंकि सागर की जो सीमा है वो आपको पता है कि यूपी के साथ यहाँ से लगती है, तो यहाँ पे स्थित है आपका सागर। और यहाँ पे स्थित है एक जगह जिसका नाम है, ये एक पहाड़ी है, एक कगार कह सकते हैं, जिसका जो नाम है वो क्या है, तो ये है नरहट स्कॉर या नरहट का कगार। ये जगह कहाँ है, तो ये मिल जाएगी आपको देखने के लिए सागर में। ठीक है, तो सागर में नरहट स्कॉर्प है, जो इसकी दक्षिण तरीके से, इसका जो शेप है वो इस तरीके से है, जैसे कि अगेन कि ये जो है वो पन्ना का एरिया आ जाएगा, पन्ना छतरपुर की तरफ। तो यहाँ पर भी एक श्रेणी देखने को मिलेगी जिसका नाम है, जिसका जो नाम है वो है पन्ना एवं बिजावर रेंज। तो इस प्रकार से इसका जो सदर्न एरिया है और इसके जो ईस्टर्न एरिया है यहाँ पे, और ये अगर आपने मैप अच्छे से देखा है तो आपको पता है कि यहाँ पर स्थित है एक जगह जिसका नाम है अशोकनगर। यहाँ पे अशोकनगर में एक जगह है जिसका नाम है चंदेरी। तो ठीक है, यहाँ पे स्थित है ये, जो इसके पश्चिम की तरफ आ जाएगा, और इसका जो नाम है वो है चंदेरी पाठ या चंदेरी का पठार। तो इस तरीके से इसका जो वेस्ट डायरेक्शन में, तो इस तरीके से पन्ना बिजावर की श्रेणी, नरहर स्कॉर्प और चंदेरी का जो पठार है, इसके तीन और की जो बाउंड्रीज हैं बनाते हैं। इन्हीं के कारण जो है इसे, और यही से इसको जो है वो अर्धचंद्राकार, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसका जो अर्धचंद्राकार हाफ शेप मून की जो आकृति है वो इसी से इसको मिलती है। बुंदेलखंड के पठार में आगे हम देखेंगे इसके जो जिले हैं और इसके जो संभाग हैं, यानी बेसिकली किन एरिया में ये है। तो सागर, सागर संभाग, पन्ना, चंदेरी, भिंड का कुछ एरिया, दतिया। तो सागर संभाग के अंतर्गत हम देखते हैं कि सागर, पन्ना, छतरपुर, दमोह, ये सारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। तो ये जो है वो बुंदेलखंड का एरिया है। एक सेकंड के लिए आपको लेके चलेंगे एक मैप पे। तो फिर हम बनाएंगे एक,
मध्य प्रदेश का रफली मैप। और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ पे स्थित है कहीं पे दतिया, और यहाँ पे स्थित है भिंड। ठीक है, तो ये है भिंड वाला रीजन। फिर हमें पता है कि यहाँ पे आ जाएगा अशोकनगर का क्षेत्र, यहाँ पे सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी निवाड़ी टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना बेसिकली इसके रीजन नहीं आएगा, और इनका जो एरिया है इसमें आएगा। तो कुछ यहाँ से ये थोड़ा दूर हो जाएगा। तो बेसिकली जो ये जिले हैं, ये एरिया जो है वो और इस तरीके से जो है वो हमें मिल जाता है देखने को बुंदेलखंड का पठार। तो हमने इसका जो एरिया है देख लिया। यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन एरा की जो है वो चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें नीस जो कि गुलाबी नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। ये यहाँ पर भारत की सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पे डाइक भी पाए जाते हैं। क्या है? तो बेसिकली डाइक एक प्रकार के लैंड फॉर्म्स होते हैं। इसके अलावा भांडेर, बिंद, और ये फौना है। एक सेकेंड, तो ये जो है तो इसका जो नाम है वो क्या है, दैट जगह कॉल्ड तो ये फौना भांडेर और बिंद पर्वतों का जो है वो यानी एक तरीके से इसे हम माउंटेन नोट बोल सकते हैं, पर्वतीय गांठ कह सकते हैं। तो 3 पर्वत एक साथ यहाँ पे फौना भांडेर और बिंद का जो है वो कन्फ्लुएंस यहाँ पे होगा। वनस्पतियों को समझने से पहले हम बात करेंगे वर्षा के बारे में। तो देखो, जो रेनफॉल है यहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास है। कैसे? तो मैप में आप यहाँ का जो एरिया है, ये इधर का जो एरिया है जो कि मध्य भारत के पठार से लगा है, वहां पर जो वर्षा है 75 सेंटीमीटर के आसपास इस वाले रीजन में होती है। जबकि और जो इसका जो ईस्टर्न इलाका है, यहाँ पे आपको जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिल जाएगी। इसीलिए जो वेजिटेशन यहाँ पे होगा, जो वनस्पतियां यहाँ पर होगी, वो शुष्क कटीली वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाएंगी। ज्यादा जो वन एरिया है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्लाइमेट की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि
गर्मी में ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में गर्मी और ठंड में वही एक्सेसिव मात्रा में ठंड आपको देखने को मिलेगी। सॉइल की बात करेंगे, मृदा किस प्रकार की है यहाँ पे, तो मिश्रित मृदा है, जहाँ पे इसका कन्फ्लुएंस होता है मालवा के साथ, वहां पे आसपास के एरिया में आपको काली मृदा, जैसे कि मेक यू अ बिट, एक मैप पे आपको लेके चलेंगे। इस तरीके से हम एक को रफली एमपी के मैप पर लेके चलेंगे, ताकि आपको ये समझ आए कि यहाँ पे जो मृदा है वो कैसी है। तो हमने देखा कि ये थोड़ा सा भिंड दतिया वाला एरिया इसमें लेंगे यहाँ पे, और ये क्या है, ये हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड का एरिया। अब यहाँ के सोइल की बात करेंगे, तो जैसे कि हमने देखा किस प्रकार की मिश्रित मृदा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये मालवा का रीजन है, जहाँ पे आपको क्या मिलेगी, तो यहाँ आपको मिल जाएगी ब्लैक सॉइल। तो इससे जो लगा हुआ आपको एरिया मिलेगा यहाँ पे, देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगी हल्की ब्लैक सॉइल। फिर ये जो एरिया है यहाँ वाला, मध्य भारत के पठार से लगा हुआ एरिया, और यहाँ से आपको कुछ जो है वो जलोढ़ मृदा के कुछ पार्ट्स आपको देखने को, मतलब कुछ मृदा यहाँ पे मिल जाएगी। वहीं रीवा पन्ना के पठार की तरफ हम जब देखेंगे, तो यहाँ से भी जो है वो लाल पीली जो मिश्रित मृदा है, मृदा यहाँ पर पाई जाती है, मिश्रित मृदा है, मिल जाएगी। इस तरीके से जो है यहाँ पे मिट्टी बनती है, कौन सी है, तो ये जो है वो मिश्रित मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। मिट्टी में बेसिकली क्या है, तो एक तो आपको मिल जाएगी ब्लैक, और दूसरी आपको मिल जाएगी रेड, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिक कलर की जाएंगे कि क्या, तो लाल काली मृदा आपको यहाँ पर मिलेगी देखने को, जो कि दो तीन प्रकार की मिट्टियों से बनी है, और मिक्स्ड सॉइल यहाँ पे देखने को मिलेगी। व्हाट वाज माय पॉइंट इज दैट टू मेक श्योर आपको सारी चीजें पता हो, आपको रटना ना पड़े कि अच्छा इसमें क्या मृदा होगी। देखिए, लाल काली मृदा का जो है वो मिश्रण देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मिनरल्स के रूप में चूना पत्थर, ग्रेनाइट और हीरा, क्योंकि पन्ना इसी एरिया में आएगा जहां से आपको क्या मिलेंगे, जहां से आपको मिल जाएंगे डायमंड। फसलें कैसी हैं, तो सूखा रोधी, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे वर्षा उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मोटे अनाज, सूखा रोधी, तिल, अलसी जो फसलें हैं यहाँ पर बोई जाती हैं। ओके, तो हमने ये सारे पॉइंट देख लिए हैं। इसकी कुछ पॉइंट है, जैसे यहाँ पे देखेंगे नदियां, बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड की कहा जाता है। यहाँ पे रिवर कौन सी है, तो केन, सोनार, धसान, उर्मिल और बेतवा। केन जो है वो डायरेक्ट
इट बिकम्स कुछ ज्यादा ही रफली, लेकिन फिर भी यहाँ कटनी के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है केन। ठीक है। कुमरा गांव रायसेन से एक नदी निकलती है जो कि बेतवा है। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, इसे ही हम बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से जान रहे हैं। यहाँ पे ये जो नदियां और नदी का की हो गई, बीना हो गई, धरसान हो गई, ये बेतवा की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, बेतवा की ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये है केन, और ये दोनों ही स्वतंत्र रूप से जाकर यमुना में मिल जाती हैं। अगर आपको पता होगा तो इन दोनों के मध्य जो है वो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना जो है वो स्टार्ट हुई थी। 2005 में स्टार्ट हुई और अभी जो है वो 2023 में शायद इसका जो है हस्ताक्षर, फिर से इसका MOU जो है वो साइन हुआ है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना भी इन्हीं पर स्थित है, जो कि बुंदेलखंड के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। फिर बात करेंगे अब रीवा पन्ना के पठार के बारे में। तो यह त्रिकोणीय आकार मध्य पूर्वी भाग में अवस्थित है। ये इसका जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आप देख लेंगे। इसका जो एलिवेशन है वो भी 350 से 450 मीटर के अप्रोक्स है, जो कि ऑफकोर्स अगेन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ऑन एन एवरेज मिन्स में लिखना पड़ेगा। एरिया इंपॉर्टेंट है, 31,954 वर्ग किलोमीटर, जो कि 10.36% का एरिया कंटेन करेगा। तो इसे ग्रेट स्कॉर्प भी कहते हैं, महान कगार। एक्चुअली महान कगार जो है वो वेस्टर्न घाट को कहते हैं भारत के संदर्भ में, लेकिन रेवा पन्ना का पठार भी एक कगार ही है, तो इसे भी कगार भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके जो प्रमुख जिले हैं, तो जैसे कि रीवा पन्ना नाम से ही है, सतना आ जाएगा, पन्ना, दमोह, सागर का कुछ एरिया इसमें आ जाएगा। नीचे की तरफ इधर से आप देखेंगे तो यहाँ से मऊगंज, जो कि अभी रीवा से ही पृथक होकर 5 अक्टूबर 2023 को एक नवीन जिले के रूप में स्थापित हुआ है। अब इसकी जो है बाउंड्रीज की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले ये ये इसकी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है नॉर्थ, और यहाँ पे क्या है, तो अगेन यहाँ पे हमें मिलेगा यमुना का मैदान, यमुना का मैदान हमें उत्तर की तरफ देखने को मिल जाएगा। जो ये वाला एरिया है, इधर क्या है, तो इसके ईस्ट में जो है में मिल जाएगा एक तो, सॉरी, इसका जो वेस्ट या पश्चिम है वहां पे हमें मिलेगा
एक तो बुंदेलखंड आपको इस साइड में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, उत्तर पश्चिम की तरफ, प्लस इसका जो यहाँ पे है हमें इसके साथ यहाँ पे हमें देखने को जो मिल जाएगा वो मालवा है, जो कि इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण कुछ हद तक करेगा। यहाँ से अब अगर ये वाला एरिया देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली मालवा का रीजन हो जाता है, और ये वाला बुंदेलखंड का। अब इसका जो ईस्टर्न साइड है वो क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बघेलखंड प्लेटू, और ये है इसका दक्षिण एरिया, जहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी देखने को, नर्मदा सोन वैली। नर्मदा सोन वैली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये इसकी एग्जैक्ट जो है वो बाउंड्रीज है। देखो जैसे कि नॉर्थ में यमुना का मैदान एवं यूपी, दक्षिण में इसका जो है वो मालवा, यमुना का मैदान उत्तर में, दक्षिण में मालवा का पठार, पूर्व में बघेलखंड और पश्चिम में बुंदेलखंड आ जाएगा। ये एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज है, लेकिन जब आप बात करते हैं यहाँ नीचे की तरफ जहाँ पे मालवा का पठार है, जैसा कि हमने पहले बताया कि नर्मदा सोन घाटी, तो एक ओवरऑल में देखें तो मालवा का पठार नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे वो है नर्मदा सोन वैली का रीजन। ठीक है, तो स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो ऑफकोर्स ये नर्मदा सोन वैली हो जाएगा। एक बड़े पैमाने पर अगर देखें तो मालवा का पठार कह सकते हैं। ठीक है, विंध्याचल समूह की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर फसलों की बात करते हैं तो अलसी और धान, जो बघेलखंड से लगा हुआ जो रीजन है, जैसे अगर ये एमपी है ये, और इस वाले रीजन को अगर हम मान लेते हैं तो ठीक है ये, तो जो इस तरफ बघेलखंड से लगा हुआ जो हमारा रीजन है वहां पे क्या होगी, वहां पे धान होती है, जबकि इस तरफ बुंदेलखंड से जो लगा हुआ एरिया है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो अलसी जैसे सूखा रोधी या कम वर्षा में होने वाली फसलें हमें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो मृदा है वो लाल एवं पीली मृदा देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बघेलखंड के तरफ से जो एरिया, बघेलखंड में हमें लाल पीली मृदा देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर भी जो है वो मिक्स्ड ऑयल देखने को मिलेगी, सॉरी मिक्स्ड सॉइल जो है वो देखने को मिल जाएगी। रेड एंड येलो सॉइल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। खनिज, तो यहाँ पे
हीरा, चूना पत्थर, गेरू जो कि सतना में होता है और गेरू का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सतना है, और जिप्सम यहाँ के प्रमुख खनिज है। मेजर रिवर्स की अगर बात करें कि यहाँ पे जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन सी हैं, तो केन, टोन्स और सोन। तो ये जो है सोन सीधे गंगा में जाके मिलती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और ये जाके पटना में गंगा में मिल जाती है। इसी पर बना हुआ है गांधी सागर पुल, 5.5 किलोमीटर के अप्रोक्स, परहैप्स आई एम राइट इफ। तो महात्मा गांधी सेतु पटना में सोन नदी पर ही बना हुआ है। टोन्स की बात करते हैं तो टोन्स भी सीधे गंगा में मिलने वाली नदी है। गोपद, बनास, रिहंद ये सब जो है इसी की सहायक नदियां हैं। और केन का भी एरिया इसको जो है यहाँ से गुजरता है कुछ। इसके हाईएस्ट पीक की बात करें तो गुडविल पीक है, जो कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है, 752 मीटर ऊंची और दमोह जिला में स्थित है। इससे पहले हमने देखा था कि श्योपुर में स्थित है टोंगरा चोटी, जो कि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हमने देखा बुंदेलखंड में कि सिद्ध बाबा 1172 मीटर ऊंची दतिया में अवस्थित। और फिर हमने देखा गुडविल पीक, जो कि दमोह में स्थित है, संग्रामपुर में, और 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसे ही सद्भावना शिखर अथवा कालूमार चोटी भी कहते हैं। हालांकि हम जब विंध्याचल को पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। नदियों की चर्चा हमने पहले ही कर ली है। यहाँ पर क्या है, तो देखो वेजिटेशन, क्लाइमेट, ये सारी चीजें किससे जुड़ी है, तो रेनफॉल से जुड़ी होती है। 125 से 127 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है, यहाँ पे जो पश्चिमी मानसून होता है, देखते हैं कि पश्चिमी मानसून के अंतर्गत हमें पता है कि दो शाखाएं हैं। एक होती है अरब सागर की शाखा, और वहीं जो दूसरी शाखा है वो होती है बंगाल के खाड़ी की शाखा। ठीक है। और ये जो रीजन है रीवा पन्ना का पठार, यहाँ पर जो है वो दोनों ही मानसून से क्या है, वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है। या इन दोनों का जो कन्फ्लुएंस पॉइंट होता है दोनों मानसूनों का, रीवा पन्ना का पठार ही है। यहाँ पे जो वर्षा है वो अप्रोक्सीमेटली सही मात्रा में होती है, 125 से 127 सेंटीमीटर। तो, तो यहाँ पर जो है वेजिटेशन है उसमें बांस, अजविनों की बांस एक ऐसा पौधा है जो कि अच्छी वर्षा वाले क्षेत्र में ही पाया जाता है। आम, शीशम, आंवला, अजविनों की पन्ना जो है वो, पन्ना का ओडियोपी भी आंवला है, और सबसे बड़ा ज्यादा यहाँ पर जो है वो होता है तेंदुपत्ता। यहाँ के जो है वेजिटेशन है। अब देखते हैं जलवायु, तो यहाँ पर भी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, जहाँ हम देखते हैं कि न्यूनतम 10 डिग्री और मैक्स गर्मियों में 40 से 48 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से रीवा पन्ना का पठार हमने खत्म कर लिया है। आज का लेक्चर भी थोड़ा सा, हमने दो पठारों को कवर किया है इस लेक्चर में, और आगे के लेक्चर में हम
इसके आगे के पठारों की चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग पलक स्टडी रूम। हमारी क्लासेस में आपको क्या अच्छा लगा और आप इसमें क्या और बेहतर देखना चाहते हैं, अपने फीडबैक जरूर दें। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।